करते हैं जमशेदपुर से। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां आपको बता दें कि स्वर्ण रेखा नदी किनारे 2 मिसाइल बम मिले हैं। आर्मी जवान और बम निरोधक दस्ता वहां पर पहुंचे, आज भी दोनों बम डिफ्यूज नहीं हो पाए हैं। नदी किनारे जिला प्रशासन ने घेराबंदी की है। आपको जानकारी दे दें कि अमेरिकन मिसाइल मिलने से हड़कंप मच गया। दिल्ली से आई टीम अब बम को डिफ्यूज करेगी। तो बहरागोड़ा थाना क्षेत्र का ये मामला सामने आया है। बड़ी खबर आपको ये जमशेदपुर से बता रहे हैं। बता दें कि जांच में एक और मिसाइल बम और खाली खोखा बरामद हुआ है। वहीं सुरक्षा और निर्देशों के अनुसार आगे की कार्रवाई दिल्ली में तय होगी। ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता आशीष तिवारी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आशीष, स्वर्ण रेखा नदी किनारे 2 मिसाइलें मिली हैं, क्या कुछ और जानकारी आपके पास? तो देखिए, आपको ये बड़ी खबर जमशेदपुर से बता रहे हैं, जहां स्वर्ण रेखा नदी किनारे 2 मिसाइल बम मिले हैं। आर्मी जवान और बम निरोधक दस्ता वहां पर पहुंचे, आज भी दोनों बम डिफ्यूज नहीं हो पाए हैं। हालांकि इसे डिफ्यूज करने की कोशिश लगातार जारी है। आपको बता दें कि नदी किनारे जिला प्रशासन ने घेराबंदी कर दी है कि लोगों को सुरक्षित रखा जाए। अमेरिकन मिसाइल मिलने से लोगों में भी हड़कंप मचा हुआ है। ज्यादा जानकारी के साथ एक बार फिर से न्यूज 18 संवाददाता आशीष हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। आशीष, नदी किनारे 2 मिसाइल मिली है और जो जानकारी अब तक सामने आई है कि दिल्ली से आई टीम अब इसे डिफ्यूज करेगी, और क्या कुछ अपडेट है आपके पास? ये बहरागोड़ा थाना क्षेत्र के स्वर्णरेखा नदी के पास जो है वो मिसाइल बम मिला था, और उसके बाद बम निरोधक टीम और आर्मी, जो इंडियन आर्मी है, उनकी टीम कल बहरागोड़ा पहुंची थी। और उसके बाद जांच के दौरान एक और खाली बम, मिसाइल बम जो है वो मिला है। हालांकि पूरे इलाके को अभी पूरी तरह से सील कर दिया गया है। गांव के लोगों को बम के पास जाने से रोका जा रहा है। वहीं कल आर्मी की टीम जो ड्रोन से भी पूरी तरह से निगरानी की थी कि अगर बम को डिफ्यूज किया जाए, खुदा ना खास्ता कुछ बड़ा घटना हो, तो आसपास के एरिया को किस तरह खाली कराया जाए, उसको लेकर ड्रोन से भी मैपिंग की गई है। हालांकि बम निरोधक टीम और इंडियन जो टीम है वो पूरी तरह से जांच रिपोर्ट अब मुख्यालय दिल्ली भेज दिया गया है। और जैसे ही दिल्ली मुख्यालय से निर्देश आता है, उस निर्देश के बाद जो है दोनों बम को डिफ्यूज किया जाएगा। मगर ये बताया जा रहा है कि कभी काफी बड़ा बम है, अगर विस्फोट होता है तो बड़ी संख्या में जो है इसका असर देखने को मिल सकता है। और इसी को लेकर पूरी तरह से जो है टीम जो है वो पूरी तरह से निगरानी कर रही है। और लगातार जो इस पर बम पे जो है अमेरिकन लोगो बना हुआ है, जिससे बताया जा रहा है कि कई वर्ष पहले जो द्वितीय यही सवाल है आशीष की, अमेरिकन लोगो का लगा ये बम है और 2 बम है, ऐसे में कैसे इस बात की जानकारी मिली कि यहाँ पर बम रखा और किसने रखा? क्या कुछ जानकारी अब तक मिल पाई है? देखिए, ये बम जिस तरह बताया जा रहा है कि नदी में पानी कम हो गया और उसके बाद जब बालू की खोदाई की जा रही थी, तो गांव के लोगों ने जब बालू की ज्यादा खोदाई कर दी, तो उसके बाद ये 2 बम जो है मिसाइल बम मिला है। और जिस तरह बातें सामने गांव के लोगों से भी बात हुई, तो उन्होंने कहा कि ये कई वर्षों पहले जो द्वितीय युद्ध हुआ था उस दौरान ये बम गिराया गया था, ये नदी के अंदर घुस गया, जिससे ये फट नहीं पाया, जिसके चलते आज वो जब पानी खत्म हुआ है और जमीन के अंदर से खुदाई हुई है तो ये निकला है। फिलहाल अभी जो जांच रिपोर्ट है वो दिल्ली भेजी गई है, और जांच के बाद क्या कुछ निर्देश आता है उसके बाद इसे डिफ्यूज किया जाएगा। बिल्कुल आशीष, आप हमारे साथ बने रहिए। इस बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। सरायकेला से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां महिला पर गंभीर आरोप लगे हैं। 4 साल की बेटी की हत्या का आरोप लगा है। हत्या कर घर के पीछे दफनाया शव। तो बच्ची की मां पर यह गंभीर आरोप लगा है, खुद ही अपहरण का अफवाह फैलाया। पुलिस की गिरफ्त में अब मां आ चुकी है, आरोपी मां। आपको बता दें कि चांडिल डैम कॉलोनी की यह घटना बताई जा रही है। आशीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष, दिल दहला देने वाली खबर है, और एक मां पर यह गंभीर आरोप लगा कि उसने अपनी बच्ची की हत्या की है और अपने घर के पीछे ही दफनाया है। क्या ये खबर सही है और पुलिस की तरफ से अब क्या कुछ कार्रवाई होगी? जी, आपने ये सही कहा कि दिल दहला देने वाली घटना है। सरायकेला जिले के चांडिल थाना क्षेत्र में ये दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां 4 साल की बेटी को मां ने ही उसका गला दबाकर उसका हत्या किया और उसके बाद आंगन में उसे दफना दिया। हालांकि एक छोटा सा विवाद था, मोबाइल के चलते बच्चे जो है लगातार रो रही थी और जिद कर रही थी, जिसके दौरान मां काफी आक्रोशित हो गई और उसके बाद बच्चे के गला दबाई। और उसके जब वो मर गई तो उसके बाद वो आनंद फानन में उसे आंगन में भी गड्ढे करके खोद के उसे दफना दिया। और उसके बाद गाँव में जाकर वो हल्ला करने लगी कि बच्चा चोर उनके बच्ची को अगवा कर लेकर भाग गए हैं। हालांकि इस घटना के बाद पूरे गांव के लोग भी इकट्ठा हुए, पुलिस भी मौके पर पहुंची और बच्चा चोर की जो अफवाह थे उस पर जांच करने लगी है। जांच के दौरान ही ये पूरे मामले का खुलासा हुआ कि मां ने ही इस घटना को अंजाम दिया। और उसके बाद पुलिस जब उसके आंगन में गई और बच्चे को मट्टी से खोद कर निकाली तो मां को गिरफ्तार कर लिया गया है। और
पूरे घटना के बाद बता दूं कि जब उनका पिता था वो रोजगार करने गया था और जब ड्यूटी से वो वापस आया तब ये पूरे मामले का मां ने खुलासा किया कि बच्चा चोर इस बच्चे को उठाकर ले गया है। फिलहाल पुलिस ने अभी आरोपी मां को गिरफ्तार कर लिया है और बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। आप नजर बना के रखिए और देखना होगा कि आरोपी मां को क्या कुछ सजा दी जाती है। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। इसी बीच देखिए बड़ी खबर जामताड़ा से आपको बताया, जहां अवैध खनिज कारोबार के खिलाफ खनन विभाग की ये बड़ी कार्रवाई हुई है, जहां डीसी के निर्देश पर खनन निरीक्षक ने बिंदा पाथर थाना क्षेत्र में छापेमारी कर करीब 5 टन अवैध कोयला जब्त किया है। यह कोयला चित्रा कोयलियरी से लेकर के जंगल में डंप किया जा रहा था। अन्य स्थानों पर भी भंडारण के संकेत मिले हैं। आपको बता दें कि जब्त कोयला थाना में रखा गया है और अज्ञात तस्करों पर मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। चाईबासा से आपको इस वक्त की और बड़ी खबर बताएं, जहां जंगली हाथियों का उत्पात जारी है। आपको बता दें कि छीक पानी में हाथियों का आतंक देखा जा रहा है। कुदा हाथू सिमजंग में एक घर हाथियों ने तोड़ दिया है और हाथी के हमले से बाल बाल, हालांकि लोग वहां पर बच गए हैं। आसपास के 2 से 3 घर को हाथियों ने ध्वस्त कर दिया है। हाथियों के झुंड ने कॉलोनी और गांव में दहशत फैला दिया है। वहां पर वो डेरा डाले हुए नजर आ रहे हैं, जिससे कि ग्रामीणों में खास तौर पर दहशत का माहौल देखा जा रहा है। हालांकि ग्रामीणों ने वन विभाग को इस बात की जानकारी दे दी है। ग्रामीणों की तरफ से लगातार ये मांग की जा रही है कि हाथियों को वहां से भगाया जाए। और देखिए राज्य से आपको एक और बड़ी खबर बताते हैं, जहां झारखंड पर्यटन विकास निगम घोटाले की जांच अब तेज हो गई है। 10.40 करोड़ हेराफेरी मामले में ईडी की एंट्री हो गई है। तत्कालीन कैशियर गिरजा प्रसाद सिंह का पर यह आरोप दर्ज किया गया है। वो आरोपी इसमें पाए गए हैं। केनरा बैंक हटिया के पूर्व मैनेजर भी घेरे में हैं। फर्जी हस्ताक्षर से ये पूरा जो खाता है, बैंक खाता, को डिटेल उसकी मांगी गई और ये सारा फर्जीवाड़े का मामला सामने आ गया है। निगम के नाम पर हुआ था खाता संचालन और 10 करोड़ से अधिक रकम की जो ट्रांसफरिंग है वो की गई थी। कई खातों में पैसे घुमाने के आरोप भी लगे हैं। सीआईडी जांच में पहले सफलता मिली थी, अब ईडी इस मामले की गहन जांच कर रही है। इस वक्त के आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, झारखंड पर्यटन विकास निगम घोटाले में ये बड़ी हेराफेरी का मामला सामने आया है। 10 करोड़ हेराफेरी का मामला सामने आया है। क्या अब आगे कार्रवाई होगी? जी बिल्कुल, बात करें तो ईडी ने इस मामले की जांच तेज कर दी और इस मामले में 3 लोगों को आरोपित बनाया है। इस मामले में ईडी की जांच में अब तक ये बातें सामने आई हैं कि जेटीडीसी के जो कैशियर थे और उनके साथ ही केनरा बैंक के जो तत्कालीन जो बैंक मैनेजर थे, उनके द्वारा ये पूरी गड़बड़ी की गई है और उनके द्वारा ही ये फर्जी खाते जो हैं वो बनाकर उसमें कैश का निगम के जो जेटीडीसी के खाते का पैसा जो है उसमें ट्रांसफर किया गया और फिर ये पूरा गड़बड़ झाला किया गया। इस मामले को लेकर ईडी जो है वो जांच कर रही है। बता दें कि इस पूरे मामले में सीआईडी की भी जांच चल रही थी। कई लोगों को गिरफ्तार किया गया था। जो बैंक खाता है वो संचालित किया जा रहा था जी, वर्ष 2023 की अगर बात की जाए तो उस समय ये बैंक खाता जो है वो खोला गया था। जो तत्कालीन उस समय जो प्रबंध निदेशक थे उनके फर्जी हस्ताक्षर के द्वारा और फिर उसके बाद उसी में ये 10 करोड़ 40 लाख रुपए जो है वो ट्रांसफर किए गए थे और उसके बाद उसे अन्य खातों में हस्तांतरित किया गया। मामला 2024 दिसंबर में सामने आया, जिसके बाद सीआईडी ने मामले की जांच शुरू की और उसके बाद इस मामले में करीब 1 करोड़ के आसपास की रिकवरी भी की गई है। हालांकि इस पूरे मामले में बता दें कि अभी भी जो तमाम कार्रवाई है वो नहीं की गई है और सीआईडी की जांच सुस्त पड़ी हुई थी और उसके बाद ईडी ने इस मामले में जांच तेज की। बिल्कुल देखना होगा कि क्या कुछ कार्रवाई इन आरोपियों पर की जाती है। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए ओम प्रकाश। चलिए सियासी खबर का रुख कर लेते हैं। राज्य से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां सीएम हेमंत सोरेन असम में प्रचार करने वाले हैं। तो 27 और 28 मार्च को सीएम जा सकते हैं असम। इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, कई सीटों पर जनसभा वो करने वाले हैं, रोड शो और बैठकों में भी वो हिस्सा लेंगे। तो नेताओं संग वो रणनीति बनाएंगे और उसको लेकर के बैठक की जाएगी। 1 हफ्ते कैंप कर सकते हैं सीएम सोरेन। तो सीएम दौरे को लेकर के कार्यकर्ताओं में उत्साह भी देखा जा रहा है। इस वक्त की आपको बड़ी खबर बताए, जहां देखिए 2 सीटों पर जेएमएम की तरफ से उम्मीदवार उतार भी दिए गए हैं। उम्मीदवार ने अपना सिंबल उन्हें दे दिया है और जो अब तक जानकारी आई है कि वो कम से कम 19 से
20 सीटों पर दावा ठोक सकते हैं। हालांकि महागठबंधन में बात नहीं बनी है, लेकिन सीएम सोरेन इस बार पीछे हटने के मूड में नहीं है। इस बार वो अकेले चुनावी मैदान में उतरने को तैयार हैं और इसीलिए वो असम प्रचार करने जाएंगे। 27-28 मार्च को वो असम जा सकते हैं। तो वहीं असम विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस और जेएमएम के बीच दरार साफ दिख रही है। जेएमएम के 21 सीटों पर उतरने के फैसले पर बीजेपी ने सवाल उठाए हैं, तो वहीं जेएमएम इसे रणनीति बता रही है, तो वहीं कांग्रेस अब भी गठबंधन मजबूत होने का दावा कर रही है। क्या कुछ कहना, आपको सुनाते हैं। कहाँ हमें चुनाव लड़ना है, कहाँ नहीं लड़ना है, कहाँ हमारा जनाधार है, इसका आकलन होता है, इसकी रिपोर्ट आती है। जो पूरी टीम गई थी हमारी, 4 सीनियर विधायक थे वहाँ, माननीय मुख्यमंत्री महोदय खुद नज़र रखे हुए थे, बारीकी से अध्ययन किया गया। उस आधार पर चुनाव में कहाँ कहाँ चुनाव हम लड़ेंगे ये फैसला हुआ। तो ये पूरी तरह से पार्टी की अंदर की राजनीति रणनीति। देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा हमारा नेचुरल अलायंस पार्टनर है और इंडिया गठबंधन का एक अहम सहयोगी है। ये सही है कि कई कारणों से आसाम में सीट शेयरिंग नहीं होने के कारण झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी प्रत्याशियों की घोषणा की है, लेकिन हम लोग प्री पोल अलायंस नहीं कर पाए। हमारे शीर्ष नेतृत्व ये तय करेंगे, हो सकता है हम पोस्ट अलायंस में जाएं। देखिए, मुख्यमंत्री जी और उनकी पार्टी ने भी चतुराई की है साहब। 21 सीट पे जिस पे वो लड़ रहा है, सिर्फ एक ट्राइबल सीट है, 20 जनरल सीटों पर लड़ रहा है। और दूसरी बात कि अब ये किस तरीके की राजनीति है कि मुख्यमंत्री जी सीट मांगते रहे, पश्चिम बंगाल में नहीं मिला, सीट मांगते रहे बिहार में नहीं मिला, असम में नहीं मिला, और अब वो असम में जाएंगे तो ऑब्वियसली कांग्रेस उनके एक विरोध में खड़ी होगी, उसके खिलाफ प्रचार होंगे। देखिए, असम में चुनाव को लेकर के सभी पार्टियां तैयारी में अब जुट चुकी हैं और इसको लेकर के जेएमएम ने 21 सीटों पर उम्मीदवार उतारे भी हैं, लेकिन सीटों का चयन अब चर्चा में है। आपको बता दें कि 19 ट्राइबल सीटों वाले राज्य में पार्टी सिर्फ एक आदिवासी सीट पर चुनाव लड़ रही है, जबकि 20 सामान्य सीट चुनी गई है और इसे लेकर के सियासी सवाल भी अब उठ रहे हैं। आखिर क्या है जेएमएम की रणनीति, बता रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा। विधानसभा चुनाव को लेकर आखिर इतनी चर्चा है तो क्यों, इसे समझना बेहद जरूरी है झारखंड के लिहाज से। झारखंड में महागठबंधन में शामिल कांग्रेस और जेएमएम असम विधानसभा चुनाव में अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। यानी जेएमएम ने सहमति नहीं बन पाने पर 21 उम्मीदवार असम विधानसभा चुनाव में उतारने का फैसला ले लिया है। लेकिन इस पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस आदिवासी समाज के हितों की राजनीति की बात कही जा रही थी, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 2 बार असम के दौरे पर गए, लोगों को संबोधित किया, लेकिन 21 सीटों में जो बात आ रही है कि उसमें मात्र एक सीट ट्राइबल सीट है, बाकी जेएमएम 20 सामान्य सीटों पर चुनाव लड़ रही है। ऐसे में बीजेपी ने सीधे सवाल उठाया है कि वास्तव में एक सीट पर ही चुनाव जो है, आपको वहाँ पर जो आपको जनरल सीट है वो 20 सीट पर चुनाव जेएमएम क्यों लड़ रहा है, उसमें ट्राइबल सीटों की संख्या महज 1 क्यों है। लेकिन जेएमएम ने भी साफ कर दिया है कि एक रणनीति के तहत ऐसा किया गया है और वास्तव में पार्टी ने अपना वहाँ सर्वे कराया है और सर्वे कराने के बाद जहाँ पार्टी का जनाधार मजबूत है, पार्टी ने वहीं अपना उम्मीदवार उतारने का फैसला लिया है। आपको बता दें कि असम विधानसभा चुनाव की बात करें तो वहाँ कुल ट्राइबल सीटों की संख्या 19 है और ऐसे में जो दावा किया जा रहा था जेएमएम की ओर से कि जहाँ जहाँ भी ट्राइबल सीटें होंगी जेएमएम अपनी मजबूती वहाँ काफ़ी कह सकते हैं कि जोरदार तरीके से दर्ज कराएगा। लेकिन इस बार जेएमएम ने बिल्कुल चौंकाते हुए जिन 21 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है उसमें ट्राइबल सीटों की संख्या महज 1, जबकि 20 सामान्य सीटें हैं। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। चलिए अब बात असम चुनाव की एक बार फिर से करते हैं, जहां जेएमएम ने एकला चलो की राह अपना ली है। पार्टी ने 21 सीटों पर उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है और कांग्रेस से अलग चुनाव लड़ने की घोषणा भी कर दी है। अब असम चुनाव के लिए जेएमएम की क्या रणनीति होगी, हमारी इस रिपोर्ट में आप देखिए। असम में चुनाव, झारखंड में दांव, नहीं बनी बात, गठबंधन तार तार। असम में जेएमएम की एकला चलो राह।
असम विधानसभा चुनाव को लेकर झारखंड में भी सियासी तापमान हाई दिख रहा है। जेएमएम अब झारखंड के बाहर भी अपनी किस्मत आजमाने में जुट गया है। जेएमएम ने असम विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी राह साफ कर ली है। पार्टी ने 21 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी और असम में अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा इसके लिए तैयार थी पहले से। हम तो गठबंधन के लिए बिल्कुल पूरी तरह एका बनाने का हमने प्रयास किया है। यहाँ भी कहा कि कांग्रेस से बात हो गई, कांग्रेस के बल्कि बड़े नेता गौरव गोगोई और तमाम लोग मुख्यमंत्री जी से भी बात करने आए, लेकिन झारखंडी अस्मिता एक बार फिर से गिरवी रख दी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने, और वो एक तरीके से कांग्रेस के साथ वो वहां चुनाव नहीं लड़े, अब वो खुद से लड़ने जा रहे हैं। जेएमएम की नजर असम में रहने वाली आदिवासी समाज पर है, जिसकी आबादी करीब 38% है। इसमें 15 से 20 लाख की आबादी झारखंड वासियों की है। ट्राइबल वोट को लेकर जेएमएम की भूमिका अहम मानी जा रही है और अब लिस्ट जारी कर जेएमएम ने साफ कर दिया कि असम चुनाव में उसकी भागीदारी जरूर रहेगी। आसाम में हमारा उपस्थिति के लिए हम चुनाव लड़ रहे हैं। हम अपने जिन भी प्रत्याशियों को चुनाव लड़वा रहे हैं वो भाजपा के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ लड़ेगी और अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएगी। अब जरा एक नजर असम विधानसभा चुनाव की सीट शेयरिंग पर भी डाल लीजिए। असम में कुल 126 सीट का मुकाबला होना है। बहुमत के लिए 64 सीटें जीतनी होंगी। एनडीए ने सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं, जहां बीजेपी 89 सीट, एजेपी 26 सीट और बीपीएफ 11 सीट पर चुनाव लड़ेगी। तो वहीं कांग्रेस अकेले 101 सीट, जेएमएम 21 सीट और टीएमसी 17 सीटों पर अपनी किस्मत आजमाएगी। अब देखना ये होगा कि क्या असम में भी जेएमएम अपनी धाक जमा पाती है या फिर जेएमएम और कांग्रेस की इस टूट का फायदा बीजेपी उठा ले जाएगी। रांची से संवाददाता गौरव झा और संजय सिन्हा की रिपोर्ट। देखिए राजेश, आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताए, जहां वेबसाइट से रंगदारी मांगी गई है। 20 लाख की रंगदारी वेबसाइट से मांगी गई। प्रिंस खान के नाम पर यह रंगदारी मांगी गई है। तो विदेशी नंबर से व्यापारी को एक कॉल आया और कांके थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला सामने आया है। कांके थाने में दर्ज की गई है शिकायत। इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं राज्य से, जहां वेबसाइट से रंगदारी मांगी गई। 20 लाख की रंगदारी मांगी गई है। प्रिंस खान के नाम पर यह रंगदारी मांगी गई और ये कोई पहला मामला नहीं है। पहले भी प्रिंस खान के नाम पर कई व्यवसायियों से रंगदारी मांगी जा चुकी है। आपको बता दें कि विदेशी नंबर से व्यापारी को एक कॉल आया और उसके बाद 20 लाख की रंगदारी मांगी गई है। पुलिस को हालांकि इस बात की जानकारी दे दी गई। कांके थाना क्षेत्र का यह मामला। चाईबासा से आपको एक बड़ी खबर बताते हैं, जहां चक्रधरपुर मंडल में मालगाड़ी बेपटरी हो गई। मुर्गा महादेव रूट पर यह हादसा हुआ है। कोयला लदी ट्रेन के 2 डिब्बे पटरी से उतर गए हैं। कई घंटे तक रेल परिचालन ठप रहा। यात्रियों को काफी ज्यादा परेशानी हुई। शाम से परिचालन बहाल है। तो जीएम ने बता दें आपको कि आदेश दे दिए हैं। हादसे की जांच जारी है। इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं। तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर देखिए किस तरीके से चक्रधरपुर मंडल में मालगाड़ी बेपटरी हो गई। मुर्गा महादेव रूट पर यह हादसा हुआ है। हादसे की वजह से काफी देर तक परिचालन बंद रहा। कोयला लदी ट्रेन के 2 डिब्बे पटरी से उतर गए और इस वजह से परिचालन ठप हो गया। यात्रियों को खासतौर पर ज्यादा परेशानी हुई है। हालांकि इस बात की जानकारी दे दी गई। जीएम ने अब जांच के आदेश दिए हैं। वो हम लोग बहुत सीरियसली लेते हैं और उसके रूट काज एनालिसिस में जाते हैं और हम कोशिश करते हैं कि इस तरह के एक्सीडेंट दोबारा ना हो। ये काज आपने बताया कि दुर्गा महादेव में एक ट्रेन का डिटेलमेंट हुआ है, तो उसको बहुत ही हम लोगों ने तत्परता के साथ 3 घंटे के अंदर ही ट्रैक को रिस्टोर कर लिया और उसमें अभी आवागमन चालू है। उसका हम लोग पूरा रूट काज एनालिसिस करेंगे। चलिए जमशेदपुर से आपको इस वक्त की एक बड़ी खबर बताते हैं, जहां बर्मा माइंस में लगी है आग। इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं। लकड़ी गोदाम में भीषण आग लग गई है। आग की चपेट में मिल और गोदाम आ गया। सुबह इलाके में अफरा तफरी मच गई। दमकल की 3 गाड़ी मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने से लाखों का नुकसान हुआ है। आग लगने के कारणों की जांच फिलहाल की जा रही है।
तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां देखिए बरवा माइंस में ये भीषण आग लगी, लकड़ी गोदाम में भीषण आग लगी है और आग की चपेट में मिल और गोदाम आ गया। गार्ड के द्वारा बताया गया कि अस्पताल में आग लग गया है। कितने रुपए का कुछ नुकसान हुआ अभी तक? ऐसा तो अनुमान बताना अभी थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि अभी अग्नि वाले आग बुझाने का काम कर रहे हैं, जैसे ही पता चलेगा। कितने देर में अग्निशमन की गाड़ी आ गई थी? कॉल करने के बाद 10-15 मिनट में आ गया। अभी अविनाश खबर किए थे कि लकड़ी टाल परफॉर्मेंस में फायर हुआ है। फायर ब्रिगेड की टीम के साथ हम लोग यहाँ पे आए थे, जहाँ पाए कि लकड़ी का टाल है जिसमें आग लगा है और उसको फायर ब्रिगेड की टीम के द्वारा बुझा दिया गया सेफली। कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ है ज़्यादा। चलिए अब बात करते हैं बोकारो की, जहां सरकारी योजनाओं को आम लोगों तक पहुंचाने के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। बता दें आपको कि कसमार प्रखंड में आदिवासी बुजुर्ग भतू मुंडा 3 महीने से पेंशन के लिए परेशान है। उन्हें पेंशन नहीं मिल रहा है। वो रोज पैदल प्रखंड कार्यालय जाकर के अधिकारियों से मदद मांगते हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ आश्वासन मिलता है। हर बार नए बहाने बताए जाते हैं। प्रखंड स्तर पर अधिकारियों की उदासीनता के कारण बुजुर्ग और अन्य जरूरतमंद काफी ज्यादा परेशान हैं। घर कहाँ लाओ? नथिया कसमार। पेंशन नहीं मिल रहा ना? तो यहाँ केकरो कहली है दिया खातिर? केकर से कहली? की ना मिलो तो आपका पूछा जाए। हाँ, कई कितना दिन से दौड़ रहे हैं तो कोई नहीं सुन रहा लोग।